सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। 4 सालों में 9 बार के सत्रों में 32 दिन का कार्य दिवस, कहा प्रदेश में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 का कार्यक्रम का आयोजन, गंगा आरती के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। गंगा अवतरण का किया गया नाट्य मंचन। ऋषिकेश में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, निर्मल अस्पताल में जांच शिविर का आयोजन। 3 दर्जन से अधिक मरीजों ने लिया शिविर का लाभ। हल्द्वानी में राजस्व अभिलेखों को निजी व्यक्ति से संपादित कराने का आरोप मामले में डीएम ने लिया संज्ञान। 2 निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो का हुआ डिमोशन। देहरादून में प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे पर किया चाकू से हमला, आपसी विवाद के चलते किया चाकू से हमला। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे। और देखिए, आज बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने 4 सालों में हुए मात्र 9 सत्र, ये बयान उनकी तरफ से कहा गया है। 4 सालों में सिर्फ 9 सत्र हुए हैं और 9 सत्रों में 32 दिन का ही हुआ कार्य दिवस में सोमवार का दिन नहीं। सीएम के पास लगभग 40 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग के होने के बाद भी सालों का नहीं मिला जवाब। सदन में ज्वलंत मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी कांग्रेस। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई, प्रदेश में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, अस्पतालों की हालत बेहाल है। प्रदेश के जल जंगल और जमीन को सरकार ने किया खुर्द-बुर्द। सरकार को ज्वलंत मुद्दों पर उठाना चाहिए सकारात्मक कदम। सरकार मना रही 4 साल का जश्न, सरकार के पास 4 साल का लेखा जोखा नहीं है। ये सभी बयान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की करी थी मांग, सरकार कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं है तैयार। चार सालों में मात्र 9 सत्र हुए और मात्र 32 दिन का उपवेशन हुआ है, कार्य दिवस मात्र 32 दिन, और उसमें सोमवार का दिन कभी भी 32 दिनों में देखने को नहीं मिला। महत्वपूर्ण विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, 40 विभाग, उसमें उन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला और महत्वपूर्ण विभाग। और देखने को मिला है कि जो अभी तक सरकार की मंशा है, कल राज्यपाल जी का अभिभाषण है और उसके उपरांत सायंकाल विधायक रहा हूं, उत्तराखंड में भी लगातार विधायक हूं। कभी इस तरह की बजट सत्र अभिभाषण के दिन किसी भी वित्त मंत्री ने, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश नहीं किया है। वो पहली बार देखने को मिला है। तो इनकी मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार इस सत्र को भी जल्दी से जल्दी समेटना चाहती है। देहरादून में आज से श्री झंडेजी मेले की शुरुआत हो गई है और आज से देहरादून में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। गुरु की नगरी देहरादून श्रद्धा, आस्था और भक्ति के रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। ऐतिहासिक श्री झंडेजी का आरोहण आज, देश भर से पहुंची संगतें, चारों ओर जयकारों, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम। महंत देवेंद्र दास महाराज ने की विशेष पूजा अर्चना। अरदास के बाद सुबह 7 बजे से ही श्री झंडेजी को उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। संगतों ने दूध, दही, घी, मक्खन, गंगाजल और पंचगव्य से ध्वज दंड को कराया स्नान। 10 बजे गिलास चढ़ाने का काम हुआ शुरू। तो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच पूरी हो गया आरोहण की प्रक्रिया। दरबार श्री गुरु राम राय की जी महाराज के सज्जादे गद्दीशीन महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में होगी पवित्र श्री झंडेजी का विधिवत आरोहण। 10 मार्च को होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा। बड़ी संगत में
संगतें शामिल होंगी बड़ी संख्या में। श्री गुरु राम राय जी महाराज पावन स्थल है दरबार साहिब। संगतों और श्रद्धालुओं की मन्नतें और मुरादें यहां पर पूरी होती हैं। तो 10 बजे गिलास चढ़ाने का काम शुरू हुआ। रंग राते स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नाता नहीं तेरे सेवक को किछ नहीं जम नहीं आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे राते स्वामी जिनका तेरी शरण तेरा परवास है पंच दुष्ट लैसा तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे जो तेरे रंग राते खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह टेहरी पहुंचे, जहां उन्होंने हिमालयन ओ टू द टेहरी लेक फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोटी कॉलोनी टेहरी, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इतनी खुशी होगी कि उनकी जो अगुवाई जो लीडरशिप कर रहे थे वो उनके कमांडिंग ऑफिसर वो हमारे उत्तराखंड के ही हैं। जोर से ताली हो जाए हमारे परिवार के लिए। हमारा परिवार पूरी दुनिया में सबसे अलग है और मुझे आज ऐसा लगता है, आप देखिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी डीएम साहिबा नितिका जी आज इस डिस्ट्रिक्ट की कमांड कर रही है और ये जो कार्य 4 दिन का कार्य किया है, पता चलता है कि हमारी महिला शक्ति क्या है। जो उनके साथ में वरुणा जी हैं, वो भी देखिए किस प्रकार से उनका जो एक प्रोफेशनलिज्म, जिस प्रकार से कार्य करती हैं, बिल्कुल अलग है। मुझे आज एक बात की बहुत खुशी हुई कि आसमान से हमारे पैरा के फ्री फॉल वॉरियर्स जब यहां आए, ये एक शिवजी के वरदान की तरह आकाश, पहाड़ और जल, वो पवित्र टेहरी लेक का जल, तीनों ने इकट्ठा आज हमको इतना सुंदर क्षण दिया। मुझे इतनी खुशी है कि आपने जो इन 4 दिनों का शीर्षक दिया है हिमालयन O2, सच कहूं ये ऑक्सीजन जो पूरी दुनिया को मिलती है ना, ये हिमालय का ही आशीर्वाद है। पूरी
भारत में आपने तो देखा है कि किस प्रकार गंगा मैया के जल के ऊपर में ऑलमोस्ट 45% ऑफ इंडिया इसी जल के ऊपर में निर्धारित है। और ये जो आपने O2 लिखा है, ये दिखाता है कि आपकी साइंटिफिक एडेप्टेशन, आपकी साइंटिफिक ओरिएंटेशन, आपकी टेक्नोलॉजी, कि आपने इसको O2 ऑक्सीजन कहा है। ये आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार हमको अपने क्लाइमेट, अपने वेदर, अपने ऑक्सीजन, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 दिन में आपने संदेश दिया है हिमालयन और O2 का, ये पर्यावरण का उस क्षेत्र में सबसे बड़ा संदेश है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लोगों को किफायती और गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार। वर्तमान में 1086 सरकारी अस्पताल और 5 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1985 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए हर साल 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। हमी सरकार हर नागरिक तक क्वालिटी हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की कमी दूर कर रही है। प्रदेश में 2598 डॉक्टर तैनात हैं, साथ ही 1264 नए पद सृजित किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए MBBS सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1325 किया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1399 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही तकनीकी कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। 272 वाहनों के बेड़े के साथ 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। राज्य में 335 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स पर राज्य ने शानदार काम किया है। राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वरिष्ठ मातृ शक्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहीं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का एक कार्यक्रम अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था, जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, चूंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहां पहुंची हैं, हमारी बहनें यहां पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल
एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। ये सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहां पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करता है। टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत टिहरी स्थित कोठी कॉलोनी क्षेत्र में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भव्य एवं दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा अवतरण के प्रभावशाली नाट्य मंचन एवं भव्य गंगा आरती के साथ हुई। इस प्रस्तुति में मां गंगा की धरती पर अवतार की कथा को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाट्य मंचन के माध्यम से गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक की यात्रा को दर्शाया गया, जिसे देखकर उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो उठे। इसके बाद मेरी प्यारी टिहरी जल में बसी याद थीम पर आधारित नाट्य का शानदार मंचन किया गया। मंचन में पुरानी टिहरी के बसने से लेकर उसके जड़ने तक की मार्मिक कहानी को प्रभावी ढंग से बताया गया। नाट्य के माध्यम से राजा के संबंधों को भी उजागर किया गया। इस प्रस्तुति का निर्देशन डॉक्टर विकास फोंडड़ी द्वारा किया गया, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ गीतों का भी सुंदर समावेश किया गया। लगभग 200 वर्षों के टिहरी के इतिहास को मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत कर कलाकारों ने दर्शकों को अतीत की स्मृतियों से जोड़ दिया। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अमित त्रिवेदी एवं उनकी टीम द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक संध्या के इस कार्यक्रमों ने टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 को और अधिक आकर्षक और यादगार बना दिया।
ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित निर्मल आश्रम अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मालवीय ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 3 दर्जन से अधिक मरीजों को निःशुल्क रूप से परामर्श दिया और उन्हें संबंधित बीमारी के इलाज का उपचार भी बताया। अस्पताल के प्रबंधन विक्रमजीत सिंह ने बताया कि निर्मल आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोत सिंह महाराज के निर्देश में लगातार अस्पताल जरूरतमंद मरीजों की सेवा करने में लगा है। समय समय पर निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं, जिसके लिए प्रत्येक वर्ग के मरीजों को अस्पताल से लाभ पहुंचाया जाता है। वहीं ऑर्थोपेडिक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर शिवम मालवीय ने ऑर्थो से संबंधित पीड़ित मरीजों की जांच की और उन्हें परामर्श देकर बेहतर उपचार के लिए दवाइयां लिखी। दवाइयों में भी मरीजों को लाभ दिया गया। ये शिविर जो आज हमने लगाया है, ये प्रीडोमिनेंटली हमने जो जोड़ों में आर्थराइटिस होता है, घुटने और कूल्हे के जोड़ों में आर्थराइटिस, एवं यंग लोगों में जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जो लिगामेंट और टेंडन इंजरीज हैं, उसके हेतु लगाया गया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जिनको उपचार की जरूरत है, वो आज इस कैंप का फायदा उठा के, अगर उन केसेस में किसी को सर्जरी की जरूरत है तो अस्पताल ने उसके लिए छूट भी आज ऑफर की है। अच्छा, ये क्या आज अभी पहला शिविर है, आगे प्लान है कि हम जितना हो सके इसको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट मंथली एक दिन रख पाएंगे, तो हम आगे इसको जारी रख रहे हैं। ये माना तो शिविर में हम कोशिश करते हैं कि जितना भी मरीज को हेल्प कर पाए, जो अस्पताल का जो खर्चा है, जो कम से कम हम चार्ज कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है और बिना किसी इम्प्लांट पे कोई कॉम्प्रोमाइज या कटौती की। राजस्व अभिलेखीय कार्यों को निजी व्यक्ति से संपादित कराने के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो को डिमोशन कर दिया है। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद ये दंडादेश पारित किया गया। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्व निजी और अनाधिकृत व्यक्तियों से कराए। इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए नियमानुसार पारंपरिक जांच कराई गई, जिसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज, साक्ष्यों, अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह तथ्य स्थापित पाया गया कि दोनों कर्मियों ने राजस्व से जुड़े कार्यों में निजी व्यक्ति की सहायता ली। जांच प्रतिवेदन में आरोपों के पूर्ण सिद्ध माना गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब में संबंधित कर्मियों ने यह स्वीकार किया कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव में उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता की। इन परिस्थितियों में शासन ने दोनों कर्मियों भूपेश चंद्र और अर्जुन सिंह बिष्ट को उनके वर्तमान पद से पदान्वित करते हुए आदेश के अनुसार ये दंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसे सेवा के पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी सिद्ध किया गया कि आपराधिक या विजिलेंस कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। तो इस मामले को ग्रॉस मिसकंडक्ट मानते हुए दोनों अधिकारियों को डिमोशन इन रैंक किया गया है और आगे भी ये स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन से ऐसे मामलों में काम लिया जाता है तो उसे बख्शा जाएगा। राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद के चलते प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार घटना ओगल भट्टा क्षेत्र की है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद देहरादून पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि घायल युवक और युवती क्लेमेंट टाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA प्रथम वर्ष के छात्र हैं और दोनों के बीच लंबे
समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से युवती के किसी अन्य युवक के संपर्क में आने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। इसी बीच इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। घटना में घायल दोनों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए दून अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि आज कंट्रोल के द्वारा थाना क्लेमेंट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि योगलपट्टा क्षेत्र में एक युवक और युवती के द्वारा आपस में एक दूसरे पर चाकू से वार किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जानकारी करने पर आया कि युवक और युवती आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और दोनों एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA फर्स्ट ईयर के छात्रा थे। और जानकारी करने पर पता चला कि युवती जो है किसी अन्य लड़के से प्रेम करने लगी थी, जिस कारण जो है प्रेमी खफा हो गया था और इस कारण एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा वार किए गए। पुलिस के द्वारा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों उपचाराधीन है। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्निवैधानिक कार्रवाई। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल का इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।